बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 6 अक्टूबर 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आई हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए इसी तरह से खबर पाने के लिए, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेगा अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए चलते हैं खबरों की ओर। खबर के बारे में आज सबसे पहले बात करेंगे कि जैसे कि आपको पता है दोस्तों कि बिहार में पूरे बिहार में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। अब जमीन सर्वे के दौरान बहुत से लोग अपने पारिवारिक बंटवारा करना चाहते हैं। तो ऐसे में आपको बता दूं कि बिहार में जमीन सर्वे से पारिवारिक बंटवारा का फैसला नहीं हो सकता, क्योंकि पारिवारिक बंटवारा एक व्यक्तिगत और कानूनी प्रक्रिया है। जमीन सर्वे भले ही जमीन के अधिकारों, सीमाओं और फिर आकार को स्पष्ट करने में मदद कर सकता है, लेकिन पारिवारिक बंटवारे के लिए परिवार के सदस्यों के बीच सहमति होनी चाहिए। आपको बता दूं कि बिहार में इस समय जमीन सर्वे का काम चल रहा है। ऐसे में लोगों के मन में तरह तरह के सवाल हैं। ऐसे में विभाग ने साफ कर दिया है कि जमीन सर्वे के माध्यम से जमीन के कागजात को अपडेट करना है, न कि पारिवारिक बंटवारा करना। हालांकि यदि परिवार के सभी सदस्य आपसी सहमति से पारिवारिक बंटवारा बना करके बंटवारानामा बना करके यदि जमीन सर्वे के आवेदन के साथ देंगे तो फिर यह सर्वे में दर्ज किया जा सकता है और फिर जमीन का खाता भी सभी के नाम अलग अलग खोला जा सकता है। दोस्तों बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री हुकुमदेव नारायण यादव ने कहा कि बिहार में अफसरशाही हावी है। एक न्यूज चैनल वेबसाइट से बातचीत करने के दौरान हुकुमदेव नारायण यादव ने कहा कि अफसर यहां किसी की नहीं सुनते हैं। बीजेपी नेता का दावा है कि अपने ही गांव में पुल के बंद पड़े स्पैन को खुलवाने के लिए वे अफसरों से कई बार संपर्क कर चुके हैं, लेकिन उनका काम नहीं हो पा रहा है। हुकुमदेव नारायण सिंह ने कहा कि मैं 2 बार केंद्रीय मंत्री रहा, 6 बार सांसद बना, 3 बार विधायक चुना गया। जब बेटा भी अभी बीजेपी एमपी है, फिर भी नीतीश कुमार के अधिकारी नहीं सुनते हैं मेरी बात। हुकुमदेव नारायण यादव ने कहा कि मेरे गांव में जाएं, जो उस गांव में मेरा जन्म हुआ है, मैं मुखिया बना। मेरे पिताजी स्वतंत्रता सेनानी है। अटल जी के शासनकाल में दरभंगा में मेरा गांव आदर्श गांव बना। जब गांव में बने पुल के पास 2 स्पैन बंद है और फिर 1 स्पैन खुला है। इसके बाद लोगों ने मुझसे इस बात की शिकायत भी की थी। जब तब दरभंगा ब्लॉक के सीओ से मैंने कहा था, वो यहाँ आए और वो फिर खाने पीने के बाद बोले कि पानी निकलने का रास्ता है। बाद में वह सीओ भ्रष्टाचार में सस्पेंड भी हो गए। यानी कि हुकुमदेव नारायण सिंह का साफ साफ कहना है कि बिहार में भले ही बीजेपी एनडीए की सरकार है, लेकिन यहाँ पर अधिकारी किसी की नहीं सुनते हैं। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक एमपी एमएलए पूर्व केंद्रीय मंत्री का बात जब अधिकारी नहीं सुनते हैं तो फिर आम लोगों के साथ क्या होता होगा, ये सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। बिहार के लोग तो खैर ऊपर वाले के भरोसे ही है, अपना लूट खसोट में ही व्यस्त रहते हैं। जब बीजेपी नेता से पूछा गया कि क्या बिहार में अफसरशाही हावी है, तो इस पर हुकुमदेव नारायण सिंह ने कहा कि अभी नीतीश के राज में जो अफसरशाही है वह अफसरशाही नहीं है, बल्कि अफसर यमराज है। किसी एमपी एमएलए की बात नहीं सुनता है कि किसी के खिलाफ बोल दे। दोस्तों देश के कई राज्यों से दक्षिणी पश्चिमी मानसून की विदाई हो चुकी है, लेकिन बिहार में अभी भी मानसून की वापसी नहीं हुई है। यहाँ कहीं हल्की तो कहीं मध्यम स्तर की तो फिर कहीं भारी बारिश की अभी भी दर्ज हो रही है। जब बिहार में दशहरा तक आसमान में बादल छाए रहने के संकेत हैं। आज पश्चिमी इलाके को छोड़ दे तो फिर राजधानी पटना सहित कई जिलों में कुछ जगहों पर बादल छाए रहने के साथ हल्की और फिर मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज होने का अनुमान है। भोजपुर जिले में आज सुबह से ही वर्षा होने का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। राज्य के पूर्वी इलाके के 12 जिलों में अधिकांश स्थलों पर वर्षा हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने का पूर्वानुमान है। इनमें भागलपुर, मुंगेर, बांका, जमुई, लखीसराय, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, कटिहार, सुपौल, सहरसा और पूर्णिया जिला शामिल है। इन जिलों की कुछ जगहों पर वज्रपात की भी चेतावनी दी गई है। दोस्तों बिहार में एक अलग ही सियासी अध्याय की शुरुआत हो गई है। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी का ऐलान हो चुका है। जनसुराज स्थापना अधिवेशन में मधुबनी के रहने वाले मनोज भारती को पार्टी का कार्यवाहक अध्यक्ष बनाया गया है। इस बीच प्रशांत किशोर ने एबीपी न्यूज को इंटरव्यू दिया। इस दौरान उन्होंने बताया है कि किस वजह से उन्होंने राजनीतिक पार्टी बनाई है। वहीं पर मुख्यमंत्री पद को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया है। जब प्रशांत किशोर से सवाल किया गया कि क्या वे बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, तो उन्होंने कहा कि आपने मेरा परिचय देते हुए कहा था कि अलग अलग दलों के लिए रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर अब अपना दल बना चुके हैं। अलग अलग दलों के लिए रणनीति बनाने वाले प्रशांत किशोर अब बिहार की जनता के लिए रणनीति बना रहे हैं। जब पिछले 2 सालों में करीब 1 करोड़ लोग इससे जुड़े हैं, ताकि पिछड़ापन, गरीबी और फिर बदहाली से निकला जा सके। मैं इस दल का नेता नहीं हूँ। मैंने पहले भी यही कही थी, जो इस दल के नेता वे लोग हैं जिनमें मुझसे ज्यादा काबिलियत है। उन्होंने आगे कहा है कि मेरा काम उस कुम्हार के जैसा है जो अच्छी मिट्टी और फिर चाक के साथ अच्छा घड़ा बना सकता है। हम समाज के बेहतर लोगों को
आगे ला रहे हैं। मेरी भूमिका इस दल को जीतने की है। मैं इस सूत्रधार की भूमिका में नजर आ रहा हूं। जब मैंने पार्टी बनाने के बाद ही ऐलान कर दिया कि मैं पार्टी नहीं चलाऊंगा, पार्टी के लोग ही पार्टी चलाएंगे। वहीं पर चुनाव लड़ने के सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा है कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, मेरा मन चुनाव लड़ने का नहीं है, लेकिन अगर पार्टी के लोगों को लगता है कि मैं ही किसी सीट पर जीत हासिल कर सकता हूं तो पार्टी ही इस पर फैसला करेगी। मैं पार्टी से बड़ा नहीं हूं, ये फैसला पार्टी को ही करना होगा। मेरा मन चुनाव लड़ने का नहीं है। दोस्तों, बिहार में पुलों के धंसने और फिर बहने का सिलसिला लगातार जारी है। आज एक बार फिर और एक पुल धंस गया है। बात सारण में गंडक नदी पर बने पुल की कर रहे हैं, जो कि हेजलपुर गांव के पास स्थित है, जहां चूहे की बिल से पिछले कई दिनों से रिसाव हो रहा था, जिसे बंद भी कर दिया गया था, लेकिन मुख्य बांध 8 फीट नीचे धंस गया। जब ग्रामीण वहां से गुजर रहे थे तब उनकी नजर इस पर पड़ी, जिसके बाद ये बात आग की तरह फैल गई। इस पुल को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। इसकी सूचना मिलते ही स्थानीय मुखिया अनिल सिंह और फिर बीजेपी के मंडल अध्यक्ष सुमित सिंह भी पहुंच गए, जिसके बाद इस बात की सूचना एसडीपीओ को दी गई। सूचना मिलते ही गंडक एसडीओ विजय कुमार मौके पर पहुंचे, तब क्षतिग्रस्त बांध की मरम्मत कराई गई। दोस्तों, बिहार में यदि आप दूध का बिजनेस करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार गाय पालने के लिए 2 लाख तक की आर्थिक मदद दे रही है। इससे बिहार के लोग गाय पालन करके दूध का कारोबार शुरू कर सकते हैं। खबर के अनुसार बिहार सरकार ने दूध डेयरी व्यवसाय या फिर दुधारू पशुओं की इकाई यानी कि यूनिट स्थापित करने के लिए समग्र गव्य विकास योजना की शुरुआत की है। इसके तहत लोगों को सब्सिडी का लाभ उपलब्ध कराया जाएगा। आप फटाफट आवेदन को पूरा कर ले। आपको बता दूं कि देसी गायों पर 1,74,000 रुपए तक की गई है, यानी कि इस पर पिछड़ा SC/ST के लोगों को 1,30,500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। वहीं पर अन्य सभी वर्गों के लिए 87,000 रुपए अनुदान मिलेगा, जबकि 4 देसी गायों पर 3,90,400 रुपए तक तय किया गया है। इसमें पिछड़ा SC/ST के लोगों के लिए 2,92,800 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। वहीं पर अन्य सभी वर्गों के लिए 1,95,200 रुपए अनुदान मिलेगा। दोस्तों, बिहार की राजनीति में इन दिनों पोस्टर वार चरम पर है। पार्टियों के बीच एक दूसरे पर पोस्टर के जरिए निशाना साधने का सिलसिला जारी है। हाल ही में बीजेपी ने एक पोस्टर जारी करके तेजस्वी यादव को लापता घोषित कर दिया। यह पोस्टर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दूं कि इन दिनों तेजस्वी यादव दुबई दौरे पर हैं, जिस पर बीजेपी ने सवाल उठाते हुए उन्हें लापता करार दे दिया है। बीजेपी के इस पोस्टर का जवाब जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर ने भी दिया है। उन्होंने तेजस्वी यादव को राजकुमार कहते हुए कटाक्ष किया कि जब बिहार आधे से अधिक बाढ़ की चपेट में है तब राजकुमार दुबई घूम रहे हैं। इससे पहले भी तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर निशाना साधते हुए पूछा था कि बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार क्या कर रही है, लेकिन अब उन्हीं पर सवाल उठने लगे हैं। जानकारी के लिए आपको बता दूं कि जनसुराज पार्टी ने भी पोस्टर जारी करके तेजस्वी यादव पर तंज कसा है, जिसमें लिखा गया था कि बिहार डूब रहा है और राजकुमार दुबई में घूम रहे हैं। इस पोस्टर के सामने आने के बाद सियासी माहौल और भी गर्मा गया है। आरजेडी कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगा है, जिसने राजनीति में नया बवाल खड़ा कर दिया है। इस बीच आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने सभी निशानों का पलटवार करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार में एक ही इंजन काम कर रहा है। उन्होंने तेजस्वी यादव का बचाव करते हुए कहा कि वे शुरुआत से ही पीड़ितों की मदद कर रहे हैं और बीजेपी का पोस्टर जारी करके सिर्फ ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं। तिवारी ने यह भी कहा है कि बिहार को डबल इंजन की सरकार से छुटकारा नहीं मिल रहा है और फिर जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। दूसरी तरफ सियासी पोस्टर वार से बिहार की राजनीति में हलचल मच गई है। दोस्तों, बिहार सरकार ने केंद्र से मांग की है कि बिहार में 6 लाख और पीएम आवास योजना चाहिए। जी हां, आपको बता दो कि बिहार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत और फिर 6 लाख आवास का लक्ष्य वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार से मांग की है, ताकि अधिक से अधिक गरीबों के लिए पक्का मकान का निर्माण कराया जा सके। आपको बता दो कि वर्तमान वर्ष के लिए केंद्र सरकार ने 2,43,000 आवास का लक्ष्य दिया है। इनके घर के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। पहले कराए गए सर्वे के बाद बनी प्रतीक्षा सूची में 13,55,000 लाभुकों के नाम बचे थे, जिन्हें आवास मुहैया कराया जाना है। इनमें से 2,43,000 को वर्तमान वर्ष में आवास देने का लक्ष्य केंद्र सरकार ने दिया है। लक्ष्य के अनुरूप ही ग्रामीण विकास विभाग उतने लाभुकों के आवास निर्माण की स्वीकृति देता है। इस तरह 2,43,000 को स्वीकृति देने के बाद अब भी 11,12,000 लाभुकों को आवास देना बाकी रह गया है। अब इसी को देखते हुए विभाग ने केंद्र सरकार से 6 लाख आवास बनाने का लक्ष्य देने का निर्देश आग्रह किया है।
दोस्तों, किसानों के लिए देश की मोदी सरकार लगातार कदम उठा रही है, जहाँ कई तरीके की योजना भी चलाई जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों को लाभ पहुंचाया जा सके। यही नहीं, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का मकसद से किसान सम्मान निधि योजना के जरिए भी उन्हें लाभान्वित किया जा रहा है। लेकिन इसी बीच दशहरे से पहले केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लेकर के किसानों को मालामाल बनाने का रास्ता साफ कर दिया है। इसको लेकर भी खुद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बात कही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मोदी सरकार के किसान के हित के लिए गए फैसले हर कोई जानता है। एक बार फिर से उन्होंने कुछ योजनाओं को हरी झंडी दिखाकर के किसानों के लिए उत्थान में बड़ा कदम उठाया है। जैसे शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मोदी सरकार किसानों के कल्याण के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है। तीसरे कार्यकाल की शुरुआत 120 दिन में ही हमने किसानों के फायदे को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। इससे न सिर्फ खेती के तरीके में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे, बल्कि किसानों को आर्थिक मोर्चे पर भी लाभ मिलेगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की माने तो खाद्य तेल के मामले में देश आत्मनिर्भर बनने पर अग्रसर है। देश में मौजूदा समय में 12 मिलियन टन खाद्य तेल उत्पादित होता है। इसमें 5 मिलियन टन तेल हमें आयात भी करना पड़ता है। लेकिन अब नई योजना के तहत खाद्य तेल का उत्पादन बढ़ा करके 20 मिलियन टन करने का लक्ष्य है। ये लक्ष्य न सिर्फ भारत बल्कि किसानों के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा। किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए राष्ट्रीय खाद्य मिशन भी शुरू की गई है। दोस्तों, बिहार में कई सालों से कुछ नए जिले बनाने की मांग हो रही है। कई बार लोगों ने इसको लेकर के आंदोलन भी किया है, लेकिन अब तक इस मामले में कुछ भी नहीं किया जा सका है। ऐसे में 2025 में संभावित बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के माना जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार उससे पहले बिहार में कुछ नए जिले बना सकते हैं। यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सीएम नीतीश कुमार नए जिले बना सकते हैं। इसके संकेत तब मिले जब हाल ही में उन्होंने बगहा में कन्वेंशन सेंटर के उद्घाटन के दौरान इसे जिला बनाने का आश्वासन दिया है। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि बगहा को जिला बनाने का 29 साल का इंतजार जल्द खत्म होगा और बगहा को राष्ट्रीय जिला का दर्जा भी मिलेगा। वहीं पर आपको बता दूं कि तत्कालीन वाल्मीकि नगर विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा था कि बगहा को हर हाल में अप्रैल 2025 तक राष्ट्रीय जिला बनाया जाएगा। बिहार में नौकरी करने वाले बीपीएससी शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में बाहरी राज्यों के शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। बीपीएससी टीचर की नियुक्ति में नियमों के उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। खबर के अनुसार विभाग के द्वारा हेड मास्टरों को बाहरी शिक्षकों के शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्रों की जाँच करने का निर्देश दिया गया है। दरअसल बिहार में बहुत से दूसरे राज्यों के शिक्षक ने शिक्षक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र के नियमों में उल्लंघन किया है। जब बिहार से बाहर के वैसे शिक्षक वर्ग 1 से 8 तक के लिए नियुक्ति हुए हैं जब उनके टीईटी प्रमाण पत्र के अंक 90 से कम है और तो उन्हें सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। जब आपको बता दें कि बिहार से बाहर के वैसे शिक्षक जो कि वर्ग नवम से 12वीं तक में नियुक्त है, उनके एसटीईटी में 50% से कम या फिर 75% से कम अंक आए हैं तो उन्हें भी सेवा से मुक्त कर दिया जाएगा। वहीं पर बिहार सरकार ने बीपीएससी बहाली में बिहार वासियों को छूट दिया था, जिसका लाभ बिहार से बाहर के भी अभ्यर्थियों ने प्राप्त करके बहाल हो गए थे। अब इन पर कार्रवाई की जा रही है। बिहार में इस समय जमीन सर्वे का काम चल रहा है। आपको बता दूं कि जिन लोगों के पास जमीन के कागजात नहीं हैं उन्हें 3 महीने का समय दिया गया है, तो आपको पता है। खबर के अनुसार राष्ट्रीय एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन के दस्तावेज ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध करा दिए हैं। वहीं पर वंशावली बनाने की प्रक्रिया को भी आसान कर दिया गया है। अब आप घर बैठे खुद से वंशावली बना करके सर्वे शिविर में जमा कर सकते हैं। वहीं पर आपको बता दूं कि राष्ट्रीय एवं भूमि सुधार विभाग ने कहा है कि अमीन ही ग्रामवार खतियान वंशावली तैयार करेंगे। नए आदेश के अनुसार जमीन मालिकों को शपथ पत्र बनवाने के लिए अनुमंडल कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय एवं भूमि सुधार विभाग ने कहा है कि जमीन वंशावली के लिए प्रपत्र 3-1 को सादे कागजात पर तैयार किया जा सकता है। आपको बता दूं कि बिहार में यदि जमाबंदी रैयत अगर जीवित है तो फिर उन्हें वंशावली नहीं देनी होगी। इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। वंशावली पर संबंधित ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि से हस्ताक्षर कराने की जरूरत नहीं है या वहीं पर सर्वे के लिए खतियान की मूल प्राप्ति की जरूरत नहीं है। दोस्तों, देश में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर कदम नई स्कीम चला रही है। जब कुछ ही दिन पहले पीएम मोदी ने इंटर्नशिप योजना की घोषणा की थी, जिसे लेकर के नोटिफिकेशन आ गया है। आगामी 12 अक्टूबर से योजना के लिए आवेदन शुरू कर दिए जाएंगे। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार ने युवाओं को रोजगार के काबिल बनाने के मकसद से पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया है। इंटर्नशिप 1 साल के लिए होगी। चयनित युवाओं को हर महीने 5,000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। यही नहीं, इंटर्नशिप की शुरुआत में ही संबंधित कैंडिडेट्स के खाते में 6,000 रुपए की धनराशि भेजी जाएगी। जानकारी के मुताबिक पीएम इंटर्नशिप योजना के तहत युवाओं को भारत की टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा। यह स्कीम का लक्ष्य
अगले 5 सालों में लगभग 1 करोड़ युवाओं का स्किल डेवलपमेंट है, ताकि उन्हें नौकरी खोजनी ना पड़े, जब बल्कि खुद नौकरी उन्हें खोज करके रोजगार दें। जब पीएम इंटर्नशिप के लिए चयनित होने वाले अभ्यर्थियों को एक मुश्त 6,000 प्रति माह 5 रुपए की वित्तीय वर्षा दी जाएगी। 12 अक्टूबर से पात्र युवा योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें योग्यता के बारे में अगर बात किया जाए तो अगर आप भी पीएम इंटर्नशिप योजना में आवेदन करना चाहते हैं तो फिर कैंडिडेट की उम्र सीमा 21 से 24 साल निर्धारित की गई है। इसके अलावा परिवार की सालाना आय 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। यही नहीं, मौजूदा समय में फॉर्मल डिग्री कोर्स या फिर नौकरी कर रहे लोगों को योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री के 2 दिग्गज सुपरस्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। दोनों के बीच कई बार एक दूसरे पर टीका टिप्पणी करने और फिर विवाद को लेकर के खबरें भी सामने आती रहती है। दरअसल मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दर्शकों के बीच 2 नंबर में नंबर 1 जो भी हो, लेकिन आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव की नज़र में बहुत कुछ अलग है। दोनों में कौन बेस्ट है, उन्होंने एक यूट्यूबर को दिए गए इंटरव्यू में बताया है। दरअसल लालू प्रसाद यादव की तरह उनके बेटे तेज प्रताप यादव भी कुछ अलग अंदाज में बोलते हैं। उनका स्टाइल पसंद भी किया जाता है। इसी क्रम में तेज प्रताप यादव ने खेसारी लाल यादव और पवन सिंह को लेकर के कुछ अलग अंदाज में अपनी प्रतिक्रिया दी है। या इस सवाल पर कि पवन सिंह और फिर खेसारी लाल यादव में कौन अच्छा है, तो इस पर उन्होंने 2 टूक में जवाब दिया है कि खेसारी लाल यादव। इसकी वजह भी उन्होंने बताई है। हालांकि तेज प्रताप यादव ने पवन सिंह को अच्छा कहा, लेकिन ये भी साफ कर दिया है कि अब रिश्ता गड़बड़ा गया है। या तेज प्रताप यादव ने इंटरव्यू में पवन सिंह से जुड़ी हुई एक घटना की याद दिलाई है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि सबसे खराब हमको क्या लगा कि उनका बर्थडे था, तो फिर हम सोचे कि डायरेक्ट फोन करके बधाई देते हैं, तो वे अपने पीए को फोन थमा दिए। या स्टेज पर दारू पी करके नाचना चालू कर दिया। या उससे बढ़िया कलाकार तो खेसारी है, जिसको एक बार में फोन करते हैं तो फिर फोन उठा लेते हैं। आपको बता दूं कि लालू परिवार से पवन सिंह और खेसारी लाल यादव दोनों का जुड़ाव रहा है। या दोनों राबड़ी आवास आते जाते रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में खेसारी लाल यादव ने लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी के लिए चुनाव प्रचार भी किया था। मीसा भारती के चुनाव प्रचार में कई जगह उन्होंने कार्यक्रम किए थे। पवन सिंह इस बार काराकाट लोकसभा सीट से चुनाव लड़े थे। दोस्तों, स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर के हो रहे आंदोलन के बीच बिजली विभाग ने, बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं को एक बड़ी सुविधा देने का निर्णय लिया है। अब स्मार्ट मीटर में पैसे खत्म भी हो जाएगा तो भी उपभोक्ता 7 दिनों तक बिजली का उपयोग कर सकेंगे। स्मार्ट प्रीपेड मीटर को लेकर के हो रहे विवाद आंदोलन के बीच बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं को एक बड़ी सुविधा देने का निर्णय लिया है। अब स्मार्ट प्रीपेड मीटर में पैसा खत्म भी हो जाएगा तो उपभोक्ता 7 दिनों तक बिजली का उपयोग कर सकेंगे, जहाँ उनकी बिजली गुल नहीं होगी। यानी कि अगर आपके घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा है और अचानक उसका बिल खत्म हो जाता है तो अब तुरंत बिजली नहीं कटेगी। 7 दिन तक आपका बिजली चलेगा यूं ही। अभी मीटर का पैसा खत्म होने पर 3 दिनों तक बिजली गुल नहीं होती है। जी हाँ, अब 7 दिनों तक बिजली गुल नहीं होने की सुविधा उपभोक्ताओं को इसी महीने से मिल सकती है। जब कंपनी के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार स्मार्ट प्रीपेड मीटर का पैसा खत्म होने के बाद भी 7 दिन तक बिजली की सुविधा बहाल बनाए रखने के लिए कंपनी ने अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट करना शुरू कर दिया है। यह सॉफ्टवेयर अपडेट होते ही ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा। या ट्रायल में ये देखा जाएगा कि पैसा खत्म होने पर 7 दिनों तक बिजली की सुविधा बहाल रहती है या नहीं। या इस पूरी प्रक्रिया को करने में अधिकतम 1 महीने का समय लग सकता है। कंपनी की कोशिश रहेगी कि इसी महीने से उपभोक्ताओं को ये सुविधा मिलने लगे। कंपनी का मानना है कि 7 दिनों का ग्रेस पीरियड मिलने पर उपभोक्ताओं के बीच अफरा तफरी की स्थिति नहीं रहेगी। दोस्तों, जमीन के कागजात नहीं होने पर सरकार अब मदद करेगी। जी हां, आपको बता दूं कि बिहार में 20 अगस्त से जमीन सर्वे का काम चल रहा है। इसी बीच बिहार के कई जिलों में भीषण बाढ़ आ गई है। इस वजह से सर्वे के काम में बाधा उत्पन्न हो गई है। जब बाढ़ से पीड़ित हजारों लोगों के जमीन के कागजात बाढ़ के पानी में नष्ट होने की सूचना भी आ रही है। लोग इस वजह से परेशान हो रहे हैं। अब इस मुद्दे पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने लोगों को राहत देते हुए कहा कि किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार सब व्यवस्था करेगी। जब बाढ़ से सहमे बिहार के लोगों के लिए दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा कि प्रभावित जिलों के वैसे भूस्वामी जिनके जमीन के कागजात खराब हो गए हैं, उन्हें तनिक भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। या ऐसे सभी भूमि मालिकों को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग कागजात उपलब्ध कराएगा। आपको बता दूं कि बिहार में बाढ़ प्रभावित 16 जिलों को लेकर के विभाग ने यह निर्णय लिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि हमें बाढ़ प्रभावित जिलों से कागजात नष्ट होने की शिकायतें मिल रही थी। जब बिहार में अचानक दर्जनों बांध टूटने से सैकड़ों गाँव में पानी आया है और फिर लोगों की कीमती
सामान और फिर जरूरी कागजात नष्ट हो गए हैं, जब पानी के कारण भूमि मालिकों के जमीन के कागजात भीग करके नष्ट हो गए हैं। उन्होंने बताया है कि मैं बाढ़ प्रभावित सभी जिलों जैसे कि मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, सारण, सहरसा, कटिहार, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, मधेपुरा और खगड़िया जिले के लोगों को आश्वस्त करता हूं कि वे इसको लेकर के कोई भी चिंता नहीं करें। जिनके भी जमीन के कागजात की क्षति हुई है उन्हें उनके कागजात को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी अब राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की रहेगी। इस काम को पूरा करने के लिए सभी अंचलाधिकारियों को आदेश भी जारी कर दिया गया है। दोस्तों, दुर्गा पूजा के अवसर पर स्कूलों में छुट्टी को लेकर के बिहार में विवाद खड़ा हो गया है। शिक्षकों ने 7 से 12 अक्टूबर तक का अवकाश की मांग की थी, लेकिन शिक्षा विभाग ने इसे बढ़ाने से इनकार कर दिया है। यह शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि दुर्गा पूजा के लिए घोषित छुट्टियां सिर्फ 10 से 12 अक्टूबर तक रहेगी। यह शिक्षक संगठनों ने सरकार से मांग की थी कि छुट्टी 7 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक किया जाए। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी सरकार को पत्र लेकर के छुट्टी बढ़ाने की अपील की थी। शिक्षकों का कहना है कि ये त्योहार पूरे राज्य में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। शिक्षा विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग के कैलेंडर का हवाला देते हुए छुट्टी बढ़ाने से इनकार कर दिया है, जहां उनका कहना है कि फिलहाल छुट्टी की अवधि 10 से 12 अक्टूबर तक ही रहेगी और इसे बढ़ाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है। इसे राज्य भर के शिक्षक नाराज हो गए हैं। जिससे इस बीच SCERT ने शिक्षकों के लिए आयोजित 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है। यह SCERT निदेशक द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि सभी प्रशिक्षण संस्थानों में 7 से 12 अक्टूबर तक छुट्टी रहेगी। इस फैसले से शिक्षक निराश हैं। बिहार के सहरसा जिले की महिला वीडियो का एक वीडियो साहब का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह 2 नंबर प्लेट वाली SUV गाड़ी से ऑफिस पहुंचती है, जिसमें 2 अलग अलग राज्य के नंबर प्लेट लगी हुई है, यानी कि गाड़ी 1 और नंबर 2। हालांकि इस वीडियो की पुष्टि KDB लाइव नहीं करता है। जब वीडियो प्रखंड कार्यालय प्रांगण का बना हुआ लग रहा है, जिस पर प्रखंड कार्यालय के आगे एक कार खड़ी हुई है, जिसमें सौर बाजार प्रखंड विकास पदाधिकारी का बोर्ड भी लगा हुआ है। आगे जो नंबर प्लेट लगी हुई है उसमें बिहार का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज है और जो नंबर प्लेट पीछे लगी हुई है उसमें यूपी का रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज है। ये मामला सहरसा जिले के सौर बाजार ब्लॉक से सामने आया है। दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ को लेकर के हाई लेवल मीटिंग की है। जी हाँ, 13 जिलों में आई बाढ़ से संभावित परिवारों के खाते में DBT के जरिए सहायता राशि भेजी है। इसका उन्होंने शुभारंभ किया है। बाढ़ 2024 के दौरान चलाए गए राहत एवं बचाव कार्य से संबंधित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराते रहे। जब सरकार में आने के बाद से आपदा पीड़ितों की सहायता के लिए हम लोग लगातार तत्पर रहते हैं। CM नीतीश कुमार ने आगे कहा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसानों की फसल क्षति का आकलन कराएं और फिर उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराएं। आज प्रथम चरण में आई बाढ़ से प्रभावित परिवारों के खाते में राशि हस्तांतरण की गई है। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में 13 जिलों में आई बाढ़ से बेहाल परिवारों को DBT की यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए सीधे उनके खाते में 7-7 हजार रुपए प्रति परिवार को भेजा है। यहाँ पर कुल 307 करोड़ रुपए की सहायता राशि भुगतान की है। दोस्तों, इस समय बिहार में आई भयंकर बाढ़ ने लोगों का जीना हराम कर रखा है। जब क्या इस बार का नेपाल कनेक्शन है, इसे समझने की जरूरत है। असल में वैसे तो दक्षिण पश्चिमी मानसून की देश से वापसी शुरू हो गई है, लेकिन पिछले दिनों उत्तर प्रदेश और फिर बिहार समेत उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में बारिश की वजह से कई इलाके बाढ़ में डूब गए हैं। इसमें ज्यादा नुकसान बिहार में हुआ है, जहाँ अब तक 19 जिलों में 12 लाख से ज्यादा लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं। बाढ़ का आलम यूं समझ लीजिए कि बिहार के सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, सारण, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, गोपालगंज, शिवहर, सीतामढ़ी, सुपौल, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा और कटिहार। इसके अलावा उत्तरी बिहार में कुल आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा बाढ़ संभावित क्षेत्र में निवास करता है। आपको बता दूं कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार उत्तरी बिहार के कुल क्षेत्रफल का 73.68% बाढ़ संभावित है। कुल 38 में से 28 जिलों में हर साल मानसून के सीजन में बाढ़ आती है, जिनमें 15 जिले गंभीर रूप से प्रभावित होते हैं। भारत के अलावा पड़ोसी देश नेपाल भी बाढ़ से बदहाल है। जब बिहार की बाढ़ में सबसे बड़ा योगदान कोसी नदी का होता है। यह कोसी नदी नेपाल में हिमालय से निकलती है। इसके बाद ये नदी नेपाल का बहुत बड़ा हिस्से में बहती हुई बिहार से भारत में प्रवेश करती है। नेपाल के हिस्से में कोसी पानी बढ़ने पर पहाड़ी देश भारत की ओर पानी छोड़ देता है। जहाँ आपको बता दो कि बिहार में कोसी नदी में 7 और फिर सहायक नदियां मिलकर के इसमें पानी के स्तर को कई गुना बढ़ा देती है। इसी वजह से राज्य में यानी कि बिहार में हर साल बाढ़ की वजह से भीषण तबाही मचती है। इसके अलावा नेपाल से उद्रम वाली कमला बलान, बागमती
बागमती, गंडक, बूढ़ी गंडक समेत कई और नदियां बिहार में आती है। बिहार के कई जिले नेपाल से सटे हुए हैं। इनमें सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी और किशनगंज जिला शामिल है। चूंकि पहाड़ी देश होने की वजह से नेपाल भारतीय राज्यों से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। इसकी वजह से सारा पानी भारत की ओर आकर के तबाही मचाती है। जानकारों की माने तो इस पानी को रोकने के लिए नेपाल में कोसी नदी पर डैम बनना चाहिए। इसको लेकर के भारत नेपाल से कई बार मांग कर चुका है, लेकिन नेपाल सरकार की तरफ से सकारात्मक उत्तर न मिलने की वजह से ये नहीं हो सका है। नेपाल सरकार कोसी नदी पर बनने वाले इस डैम को लेकर के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को लेकर के चिंतित है। दोस्तों, बिहार में इस साल दुर्गा पूजा 3 अक्टूबर 2024 से 12 अक्टूबर 2024 तक मनाया जा रहा है। इसको लेकर के बिहार पुलिस द्वारा दुर्गा पूजा पर्व के शांतिपूर्ण समाप्ति एवं प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए सभी तैयारियां की गई है। वहीं पर प्रदेश की यानी कि बिहार के सभी जिले में पर्व को लेकर के जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हर साल की तरह इस साल भी जरूरी शर्तों के जुलूस लाइसेंस जारी किया गया है। इसके साथ ही मूर्ति विसर्जन के लिए प्रशासनिक प्रबंधन के साथ जरूरी बल की भी तैनात की गई है। वहीं असामाजिक और अराजक तत्वों पर लगातार निगरानी भी रखी जा रही है। संवेदनशील जगहों की निशानदेही करके खास चौकसी करने के साथ 24 घंटे पेट्रोलिंग करने की हिदायत दी गई है। भारत नेपाल बॉर्डर के साथ साथ पड़ोसी प्रदेश के बॉर्डर पर विशेष निगरानी रखने का निर्देश जारी कर दिया गया है। या सीसीटीवी के जरिए भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी निगरानी जारी रखी गई है। बिहार में पिछले कुछ सालों से औसत 15,000 से 16,000 प्रतिमाएं स्थापित की जा रही है, जहाँ पिछले साल 2013 में 15,559 प्रतिमाएं स्थापित हुई थी। इस साल भी 16,000 के करीब प्रतिमाएं स्थापित होने की संभावना है। पर्व के मौके पर सुरक्षा और फिर विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए बिहार पुलिस ने फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लिया है। दोस्तों, बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी रही और फिर ज्यादातर स्थानों पर नदियों का जलस्तर अब भी खतरे के निशान से ऊपर है। अधिकारियों के मुताबिक इससे पहले दिन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के गांधी घाट पर गंगा के जलस्तर का निरीक्षण किया, जहां पर पानी खतरे के निशान से नीचे आ गया है। नीतीश कुमार के निरीक्षण के दौरान बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी और फिर वरिष्ठ अधिकारी गांधी घाट पर मौजूद थे। कुछ दिनों पहले तक गांधी घाट पर गंगा नदी में जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर था। हालांकि पटना के हाथीदह घाट पर गंगा अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गंगा नदी के किनारे बसे बिहार के 12 जिलों बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार में इस साल आई बाढ़ से करीब 25 लाख की आबादी प्रभावित हुई है और 5 लोगों की जान भी गई है। जल संसाधन विभाग ने जारी न्यूनतम बुलेटिन के अनुसार आज कोसी, गंडक, बागमती, महानंदा और फिर गंगा सहित राज्य की अधिकांश नदियों के जलस्तर विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर है। जल संसाधन विभाग अलर्ट पर है और फिर संवेदनशील स्थानों पर आवश्यकता अनुसार बाढ़ सुरक्षा कार्य किए जा रहे हैं। दोस्तों, बिहार में खेती करने वाले किसानों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार सरकार ने बिहार के किसानों के लिए 5 बड़े फैसले लिए हैं। इससे बिहार के किसानों की बल्ले बल्ले हो रही है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। बिहार सरकार के 5 बड़े फैसले के बारे में अगर बात किया जाए तो नंबर 1, बिहार में किसानों को निःशुल्क आधार बीज उपलब्ध कराया जाएगा। इसको लेकर के सरकार के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। नंबर 2, सरकार किसानों को अच्छी क्वालिटी के बीज उपलब्ध कराएगी और उनकी फसल को बाजार तक पहुँचाने में भी मदद करेगी। नंबर 3, बिहार में किसानों को 14,750 क्विंटल गेहूं के आधार बीज मुफ्त दिए जाएंगे। बीज उत्पादन में कृषि विश्वविद्यालय और फिर कृषि कॉलेजों के वैज्ञानिकों को लगाया जाएगा। नंबर 4, इस साल से रबी के मौसम में हाइब्रिड बीजों का उत्पादन भी शुरू कर दिया जा रहा है, जिससे फसलों का उत्पादन 20% तक बढ़ेगा। नंबर 5, पटना समेत 21 जिलों में 3.5 लाख क्विंटल प्रमाणित गेहूं के बीज का उत्पादन किया जाएगा और किसानों को मुफ्त में बीज दी जाएगी। दोस्तों, बिहार के लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। त्योहार पर उत्तर बिहार के रेल यात्री वंदे भारत और अमृत भारत ट्रेन में सफर का मजा ले सकते हैं। दीपावली और छठ के मौके पर दिल्ली से बिहार के लिए 4 वंदे भारत या फिर अमृत भारत पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी रेलवे कर रहा है। ये दोनों गाड़ियां बिहार की पटरियों पर कब से दौड़ेगी, रेलवे बोर्ड ने फिलहाल ये तय नहीं किया है। इसमें 1 सप्ताह से अधिक का समय लग सकता है। जब त्योहार पर नई दिल्ली से बिहार, खास करके मुजफ्फरपुर और दरभंगा बड़ी संख्या में लोग आते हैं। ऐसे में उत्तर बिहार आने वाली ट्रेनें ओवरलोड होती है। या सामान्य रिजर्वेशन में टिकट मिलना तो दूर, तत्काल टिकट भी नहीं मिल पाता है। ऐसे में रेलवे बोर्ड ने यात्रियों की सहूलियत के लिए दिल्ली से मुजफ्फरपुर, दरभंगा के साथ गया और फिर पटना के बीच एक वंदे भारत या फिर अमृत भारत त्योहार स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी कर रही है। इसे लेकर के संबंधित जोन को रेलवे बोर्ड की तरफ से तैयारियां करने का निर्देश दिया गया है। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि रेलवे की ओर से नहीं की गई है।
क्या आपने गौर किया है कि अचानक आपके किचन का बजट क्यों गड़बड़ाने लगा? दरअसल सितंबर महीने तक जितने भी पैसे में सब्जी भाजी का काम चलता था, अब उसका 40 से 50% से ज्यादा पैसे लगने लगा है। इसकी वजह है सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जाने वाली 3 सब्जियों की कीमतों में आया असमान उछाल। इन सब्जियों की कीमत सितंबर में ही 1.5 गुना से ज्यादा बढ़ चुकी है। जाहिर है आपके किचन का बजट बिगाड़ने के लिए ये काफी है। घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल की रिपोर्ट्स के अनुसार आलू, प्याज और टमाटर की कीमतों में उछाल से सितंबर में घर का बना खाना 1 साल पहले की तुलना में महंगा हो गया है। शुक्रवार को जारी रिपोर्ट में बताया गया है कि सितंबर 2023 में शाकाहारी भोजन की लागत 28 रुपए से सितंबर 2024 में 11% बढ़कर के 31 रुपए हो गई है। ये अगस्त में 31.2 रुपए की से थोड़ी ही अधिक हुई है। रोटी राइस रेट नामक इस रिपोर्ट में वृद्धि के लिए सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी को जिम्मेदार ठहराया गया है, जो थाली की लागत का 37% हिस्सा माना जाता है। जहां रिपोर्ट में कहा गया है कि सितंबर में प्याज, आलू तथा टमाटर की कीमतें 53%, 50% और 18% बढ़ी। इसकी वजह प्याज तथा आलू की कम आवक, जबकि भारी बारिश से आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में टमाटर का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उत्पादन में कमी से दालों की कीमत में पिछले साल की तुलना में 14% की वृद्धि हुई है, जबकि साल की शुरुआत में कीमतों में कटौती के कारण ईंधन के दाम 11% नीचे आए हैं। यही वजह है कि शाकाहारी थाली ज्यादा महंगी हुई है। दोस्तों, बिहार में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक मौसम विभाग ने बिहार के 7 जिलों में बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। साथ ही साथ लोगों को सावधान रहने के निर्देश दिए हैं। खबर के अनुसार आज बिहार के बक्सर, भोजपुर, अरवल, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शेखपुरा और लखीसराय में गरज के साथ तेज बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग के द्वारा इन जिलों में 1-2 स्थान पर आसमानी बिजली गिरने को लेकर के चेतावनी जारी की गई है। आपको बता दूं कि चक्रवाती परिसंरक्षण का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के आसपास बना हुआ है, जबकि ट्रफ रेखा उत्तर बिहार से होते हुए बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है, जिससे राज्य के कुछ जिलों में गरज के साथ हल्की से हल्की तो कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है। वहीं बिहार के कुछ जिलों में बादलों का आना जाना भी लगातार जारी रहेगा, जिससे तापमान में गिरावट आएगी और फिर लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बार फिर से चूहा विवाद की वजह बन गया है। एक तरफ जहां लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे मंत्री संतोष सुमन के सरकारी आवास चूहा निकलने की बात एक इंटरव्यू में कही, तो वहीं पर अब जीतन राम मांझी ने भी इशारों में इस टिप्पणी पर बड़ा पलटवार कर दिया है। जब उनके एक ट्वीट को इसी प्रकरण से जोड़ करके देखा जा रहा है और लोगों का कहना है कि उन्होंने बिना तेज प्रताप यादव का नाम लिए उन पर निशाना साधा है। दरअसल जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि हम मुसहर परिवार के लोग हैं और हम गर्व से कहते हैं कि हम चूहा पकड़ते भी हैं और उसे खाते भी हैं, इसलिए हमारे झोपड़ियों और फिर घरों में तो छोड़ ही दीजिए, हमारे आसपास भी चूहा नहीं भटकता है। वहीं पर इसके आगे जीतन राम मांझी ने लिखा कि उस पर खास करके अधिक प्रतिक्रियाएं आ रही है। जीतन राम मांझी ने लिखा कि वैसे अब लालू जी ने तो चूहा खाना छोड़ दिया है, यदि उनके यहाँ कोई चूहा ज्यादा उछल रहा है तो फिर यहाँ हमारे यहाँ भेज दो, हम 2 मिनट में ही निपटा करके देख लेंगे। जीतन राम मांझी के ट्वीट में 2 मिनट के जिक्र को लोग तेज प्रताप यादव से जोड़ करके देख रहे हैं। अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। दरअसल तेज प्रताप यादव ने हाल ही में एक इंटरव्यू में मंत्री संतोष सुमन को लेकर के व्यंग किया था। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि उनके सरकारी आवास के बगल में संतोष सुमन का आवास है, जहां हमने अपने कैंपस में अच्छे से सब्जी फल सबका पेड़ लगाए हैं, पर उनके आवास में बहुत चूहा है और फिर आकर के यहाँ पर खा लेता है। इसके आवास में चूहा बहुत है, वह पकड़ता ही नहीं है। हालांकि तेज प्रताप यादव ने आगे ये भी कहा कि इसे जाति से जोड़ करके नहीं देखे, जब मुसक हर जगह रहना है ही चाहिए, ये गणेश जी की सवारी है। लेकिन इस बयान से एक नया विवाद जरूर छिड़क गया है। दोस्तों, सीतामढ़ी में भाजपा विधायक मिथिलेश कुमार के दुर्गा पूजा पंडालों में जाकर के तलवार और रामायण बांटे जाने का समर्थन में बिहार में अति पिछड़ा कल्याण मंत्री हरि सहनी उतर आए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर धर्म और सनातन देश और फिर राज्य की रक्षा के लिए हमें तलवार भी चलाने की जरूरत पड़े तो चलाएंगे। जब वहीं पर उन्होंने राजद द्वारा हिंसा फैलाने का आरोप लगाने के आरोप पर कहा कि ये वही लोग बोल रहे हैं जिनकी पार्टी हिंसा की जन्मदाता है। जब आप बताइए कि कोई दूसरा व्यक्ति ने नहीं कहा था, बल्कि कोर्ट ने जंगलराज की बात कही थी। दरभंगा में पत्रकारों से बातचीत करते हुए बिहार सरकार के मंत्री सहनी ने विधायक मिथिलेश कुमार का समर्थन करते हुए कहा कि धर्म की रक्षा के लिए किया गया हिंसा गलत नहीं है। जहाँ हमारे जितने भी देवता हैं उनके हाथ में शास्त्र और शस्त्र दोनों होता है। आप देख लीजिए, भगवान श्री कृष्ण हो, दुर्गा हो या फिर अन्य देवी देवताओं के हाथों में शस्त्र और शास्त्र दोनों देखे जा सकता है। भगवान ने भी अपनी रक्षा के लिए शस्त्र और का उपयोग किया था। हम लोग भी अगर अपने धर्म और फिर देश और फिर राज्य की रक्षा के लिए शस्त्र
और शास्त्र उठाना पड़ेगा तो कोई गलत नहीं होगा। जी हाँ, ये कहना है बीजेपी नेताओं का। किशनगंज के चोर अब हाईटेक हो गए हैं। पहले चोर घरों व दुकानों में चोरी करते थे, मगर अब खड़ी वाहनों से डीजल चोरी करने का मामला प्रकाश में आया है, जिससे पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ठाकुरगंज प्रखंड क्षेत्र के NH 327E पर विगत कुछ दिनों से जो ट्रक खड़े रहते थे, उन खड़ी ट्रकों का तेल चुराने का मामला प्रकाश में आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ठाकुरगंज प्रखंड क्षेत्र के NH 327E पर विगत कुछ दिनों से जो ट्रक खड़े रहते थे, उन खड़ी ट्रकों का तेल चुराने का मामला प्रकाश में आया है। जहां इसकी सूचना पुलिस को मिलने के बाद पुलिस ने एक टीम गठित किया। टीम में SDPO 2 मंगलेश कुमार, थाना अध्यक्ष ठाकुरगंज, सुखानी थाना अध्यक्ष पाठामारी सहित सुखानी के अन्य पदाधिकारी शामिल थे। इसी क्रम में पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ अज्ञात लोगों के द्वारा सड़क के किनारे लगी ट्रकों के टंकी के ताला को तोड़कर डीजल की चोरी कर घटना को अंजाम दिया जा रहा है। जहां SP सागर कुमार ने शुक्रवार संध्या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि छापेमारी दल के द्वारा कुल 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो इस घटना में शामिल थे। उक्त घटना में शामिल उपकरण और वाहन को भी जब्त किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम शमशाद, बिलाल, नन्हे, दिलशाद, अनवर, आसिफ, तनवीर, सय्युल और मोहम्मद आसिफ है। इसमें से कई अंतरजातीय गिरोह के सदस्य है। बरामदगी के बाद कई लोगों ने अपना जुर्म भी कबूल किया है। दोस्तों, आप इस घटना को लेकर क्या कहेंगे? आप भी अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक कर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।